चलो लेट्स स्टार्ट। अपन पढ़े चैप्टर 11 में अपन आए हैं कौन सा SQC1 सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ऑडिट की क्वालिटी जो है या कोई भी असाइनमेंट होता है, ऑडिट है, रिव्यू है या दूसरा स्पेशल असाइनमेंट है, उन सब की क्वालिटी जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ही ख़राब क्वालिटी के ऑडिट भी हो रहे हैं, बहुत ही ख़राब क्वालिटी के रिव्यू भी हो रहे हैं या दूसरे असाइनमेंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल बने हैं जो कि फर्म्स के ऊपर लागू होते हैं, कोई इंडिविजुअल CA के ऊपर नहीं, पूरी फर्म के ऊपर। राइट। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब इसके एलिमेंट्स क्या है, कैसे क्वालिटी कंट्रोल हो पाएगा, वो बताया है SQC1 ने स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल 1 ने 6 पॉइंट्स बताए हैं एलिमेंट्स में। पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म के अंदर अगर हमको असाइनमेंट्स में क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। पता चले जैसे हमारी फर्म में भी कई बार होता है कि सिर्फ आर्टिकल्स को ऑडिट करने भेज दिया जाता है, कोई CA या कोई बड़ा सीनियर आपके साथ कोई पार्टनर नहीं आता है, सिर्फ आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल 6 आर्टिकल भेज दिए जाते हैं ऑडिट के लिए। भले वो इजी काम करने भेज रहे हो, बट कोई ऊपर सीनियर लेवल तो होना चाहिए, लीडर तो होना चाहिए। कोई लीडर नहीं होता। सीनियर आर्टिकल्स होते हैं, नो डाउट उनको एक्सपीरियंस होता है, बढ़िया काम हो जाता है अच्छे से, बट अगर काम ना हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ काम गलत हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या के वजह से क्वालिटी आ सकती है। अब लीडर्स को तो पता नहीं हम ऑडिट कैसे कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं या बहुत बेकार कर रहे हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन हो रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, लीडर की। लीडर को ध्यान रखना है कि उसको साथ में जाना चाहिए आर्टिकल्स के साथ। तो मैं अपनी फर्म की बुराई नहीं कर रहा, काम बढ़िया हो जाता है। क्यों भेजते हैं हम आर्टिकल्स को, सिर्फ क्योंकि लीडर्स को, CS को हम पर भरोसा है कि हाँ ये सीनियर आर्टिकल साथ में है तो वो काम अच्छा ही होगा। ठीक है, इसमें लीडर में नहीं जाते। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर होगी तो लीडर खुद भी सोचेगा कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा नाम आ रहा है अगर क्वालिटी ख़राब हो रही है तो इसके लिए क्वालिटी बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट है एथिकल, आगे इसको डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, राइट। दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो हम पहले बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एथिकल पढ़ ही चुके हैं। इंडिपेंडेंस का नाटक होता है पूरा, जो हमने थ्रेड्स भी पढ़े थे, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस, वो भी सारे इंडिपेंडेंस में आ जाते हैं। अगर कोई भी थ्रेड लागू हो जाता है तो आपको ऑडिट नहीं एक्सेप्ट करना है, आपकी इंडिपेंडेंस खटक जाती है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती। तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट। अब यहाँ पर वर्ड्स को समझते हैं। एक्सेप्ट मतलब जब हम पहली बार ऑडिट या कोई भी असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कंटिन्यूस मतलब जो हम पहले से उस फर्म, उस कंपनी का ऑडिट करते आ रहे हैं और इस साल हमको उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो सोचना। अब ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट। अब क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट, चाहे वो कोई भी ऑडिट हो, रिव्यू हो या दूसरा असाइनमेंट हो, उनको हमको एक्सेप्ट करना है या नहीं, या कंटिन्यू करना है या नहीं, ये तीसरे उसमें एलिमेंट में बताया जा रहा है। फिर चौथा ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे CAs हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और जिसकी वजह से फर्म में क्वालिटी रहेगी, काम में क्वालिटी रहेगी। फिर पांचवा है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इसको अंदर ही देखेंगे। फिर छठा है मॉनिटरिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है मॉनिटरिंग। जैसे हमारे जैसे मैंने बोला कि हम आर्टिकल्स को भेज देते हैं, बट रोज़ के रोज़ सीनियर आर्टिकल को कॉल करके वो लोग पूछते हैं, मॉनिटर करते हैं कि क्या काम हुआ आज के दिन में, कौन सी क्वेरीज निकली, क्या आपने पूछा, कुछ गलती तो नहीं निकली, कोई बड़ी फ्रॉड तो नहीं दिख रहा। ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाती है, मॉनिटर किया जाता है हमारे काम को, राइट। तो मॉनिटरिंग चलती रहती है, चाहे ऊपर CA जो है वो साथ में नहीं आ रहा, बट वो पूरे काम को मॉनिटर कर रहा है, हमको मॉनिटर कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है कंपनी में, राइट, फर्म में, राइट। ये 6 चीज़ें अब हमको थोड़ा डिटेल में पढ़नी है। पहले तो क्वालिटी कंट्रोल क्यों ज़रूरी है और उसमें क्या किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, क्वालिटी कंट्रोल क्या रिक्वायर करता है फर्म्स को टू
एस्टैब्लिश पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो कि डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड होने चाहिए, डॉक्यूमेंट करके रखने हैं। जैसे मैं भी फॉर्म में गया था तो मेरे को कुछ कागज़ थमा दिए थे कि ये पढ़ो, हमारे फॉर्म की ये पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स है, इसको आपको फॉलो करना है ऑडिट के अंदर, या दूसरे असाइनमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट हुए थे और मेरे से कम्युनिकेट भी हुए। पता चले डॉक्यूमेंट्स तो बना के रखे पर मेरे से कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो किस काम का। तो आर्टिकल से, सीए से कम्युनिकेट होने चाहिए फर्म के अंदर के लोगों से। डॉक्यूमेंट किए पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को एंड कम्युनिकेट किया टू फर्म्स पर्सनल, जितने भी फर्म में लोग हैं उनसे। देन फिर पहला आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। पहला पॉइंट आ रहा है, राइट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला। SQC 1 क्या रिक्वायर करता है फर्म्स को? टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स विच आर डिजाइंड टू प्रमोट इंटरनल कल्चर दैट क्वालिटी इज़ एसेंशियल बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये देखो, यहाँ पर जो ये 6 पॉइंट्स हैं ना, चाहे किसी 1 के हो चाहे ऐसे 220 के हों, समझने थोड़े इजी हैं बट याद करने थोड़े मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं और इतने ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं कि कई बार हमको याद नहीं रहते। तो इसका इतना लोड मत लेना, जितना याद हो सके करना, और पेपर में बस लॉजिकली याद करना कि इसमें कौन सा क्या पॉइंट आना चाहिए और उसके रिलेटेड जितना आए लिख के आना। कोई टेंशन नहीं है अगर आपको कीवर्ड्स आते हैं नहीं आते, क्योंकि ये चैप्टर 11 का ये लास्ट वाला जो 6 पॉइंट्स वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें याद नहीं पड़ता और इंसान नहीं लिख पाता। लास्ट टाइम पर सब कुछ याद नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पॉइंट वाइज भी नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है, ठोक दिया है सालों ने जितना आए। तो जितना याद पड़े ठीक है, बाकी ज़्यादा इसके लिए लोड मत लेना, समझ के अच्छे से चले जाना बस। अब क्या बोल रहा है? SQC 1 रिक्वायर करता है फॉर्म्स को कि वो ऐसे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर बनाए जिससे आर्टिकल्स को एंड जो भी पर्सनल है फॉर्म्स के, उनको क्या लगे कि क्वालिटी इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्म। इस फॉर्म में काम क्वालिटी से करना ज़रूरी है, एसेंशियल है। ऐसा डिज़ाइन करना है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को कि उनको पढ़कर ये प्रमोट हो कि क्वालिटी ज़रूरी है, एसेंशियल है, बरोबर। फिर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर फॉर्म्स CEO एंड मैनेजिंग पार्टनर कि वो उनकी ही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऐसे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर बनाए जिससे जो मैनेजिंग पार्टनर है और CEO है फॉर्म के, वो क्या सोचे कि उनकी ही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जिससे वो क्या करेंगे, क्वालिटी को आगे देते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि हाँ क्वालिटी ज़रूरी है भाई, क्वालिटी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है? उस इंसान की आ रही है, उस मैनेजिंग पार्टनर CEO की आ रही है। देन पर्सन्स असाइंड फॉर फॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुड हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड अथॉरिटी। मतलब क्या बोल रहा है कि जिसको हम CEO बना रहे हैं या मैनेजिंग पार्टनर बना रहे हैं या जिसको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं फॉर फॉर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, उसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड अथॉरिटी होनी चाहिए। उसने पहले ऐसा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया होना चाहिए, भले किसी और फॉर्म में किया हो या हमारी फॉर्म में किया हो, या ऐसा कुछ भी, उसको एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एबिलिटी होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। देन दूसरा पॉइंट हम आया है एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या, ये जो 5 पॉइंट्स हमने चैप्टर 11 में ही आगे आपने पढ़े हुए होंगे। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, राइट। इंटेग्रिटी क्या है? सच बोलो और ऐसा सब कुछ, राइट। ये अब आपने पहले पढ़े ही होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, और अच्छे से मेरे को भी इतना याद नहीं है तो मैं फालतू में झूठ नहीं बोलूँगा। और अगर नहीं समझ आया हो ये वाले 5 पॉइंट्स जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो इसका भी मेरे को, वो तो मैं निकाल लूँगा, बस मेरे को बता देना कि ये आपको समझ नहीं आया तो मैं ये भी समझा दूँगा। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। एज़ पर कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, बेसिक रिक्वायरमेंट, ऑल एंगेजमेंट। क्या के सीए के आर्टिकल्स को और इन सब को क्या करना है, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ऑल इंगेजमेंट, सारी इंगेजमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंस को उसमें ऑब्जर्व करना है, चाहे आर्टिकल्स के लिए, चाहे सीएस के लिए, चाहे पार्टनर्स के लिए, कि इंडिपेंडेंस तो ब्रेक नहीं हो रही। क्या वो जो हमने 5 थ्रेड देखे कि थ्रेड टू इंडिपेंडेंस, वो तो नहीं लग रहे कहीं पर भी धमकाया तो नहीं जा रहा, कहीं पर आपके शेयर्स तो इन्वेस्टेड नहीं है या ऐसा कुछ तो नहीं है। वो चीज़ आपको हर किसी में चेक करनी है, ये बोला जा रहा है, हर क्लाइंट में चेक करनी है। फिर फर्म शुड है एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस। फर्म शुड एस्टैब्लिश, फर्म को ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करना है जो डिज़ाइंड हो कि रीज़नेबल एश्योरेंस मिलना चाहिए। किस चीज़ का? कि फर्म, उसके लोग, उसके एक्सपर्ट्स और उसके नेटवर्क फर्म
नेटवर्क फर्म वाला मैंने चैप्टर 1-2 वाले वीडियो में समझाया था कि नेटवर्क फर्म फॉर एग्जांपल जो KPMG या बड़ी बिग फोर फर्म्स है, उन्होंने कुछ मिड साइज फर्म्स के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है कि नाम किसका यूज़ होगा, KPMG का यूज़ होगा या बिग फोर्स का यूज़ होगा, और वो मिड साइज फर्म बिग फोर के नाम से ही सारा काम करेगी, राइट। तो नाम किसका होगा, बिग फोर का। नाम किसके नाम से हो रहा है कि KPMG ने ऑडिट किया है, बट उसकी कोई मिड साइज फर्म जो पार्टनरशिप में होगी, नेटवर्क फर्म बोलते हैं उसको, वो नेटवर्क फर्म उसका काम कर रही होगी। तो यहाँ पर क्या बोला कि नेटवर्क फर्म के लोग भी, हमारे एक्सपर्ट भी, हमारे लोग भी और ये फर्म पूरी क्या करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए इंडिपेंडेंस, और इस इंडिपेंडेंस को कम्युनिकेट करना चाहिए। इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट मतलब फर्म के लोगों को, फर्म में जिसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को हर पर्सनल से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, बताएगा उसको कि इस क्लाइंट में जिसमें तू जा रहा है काम करने, उससे तेरा कोई ये थ्रेट तो नहीं लग रहे। हर इंसान को उसको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड क्या करेंगे दूसरा कि आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करेंगे सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप्स जो क्रिएट करती है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, और उसके लिए क्या लेंगे, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। या तो उस बंदे को उस क्लाइंट में से निकाल दिया कि आप इस कंपनी में नहीं जाओगे, आप रिलायंस का ऑडिट नहीं करोगे क्योंकि आपके उसके पास शेयर्स है, और या तो उस क्लाइंट से ही निकल जाएगा कि इस क्लाइंट का अपन ऑडिट ही नहीं करेंगे। तो ऐसा टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। देन और क्या अप्रोप्रिएट एक्शन किस चीज़ का लेना है, उससे क्या होगा, एलिमिनेट या रिड्यूस करेंगे एक्सेप्टेबल लेवल तक। क्या, कैसे, अप्लाइंग सेफगार्ड्स या अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, वही जो चीज़ मैंने अभी हिंदी में बोली वही इंग्लिश में लिखी हुई है। द फर्म शुड क्रिएट अ मैकेनिज्म दैट एंगेजमेंट पार्टनर्स फॉर्म्स पर्सनल ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिटर्न कन्फर्मेशन ऑफ कंप्लायंस। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर्स जो है वो प्रोवाइड करे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या है, फर्म में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिस भी क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मैं कोई लिस्टेड, मैं रिलायंस में जा रहा हूँ ऑडिट करने, अब मेरे को तो एज अ न्यू आर्टिकल कुछ रिलायंस के बारे में पता नहीं है, राइट। तो जो इंगेजमेंट पार्टनर होगा वो मेरे को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए उस क्लाइंट इंगेजमेंट के लिए कि देखो इसका अकाउंटेंट ये है, इसका चीफ अकाउंटेंट ये है, इसका सीनियर मैनेजर ये है, इसका CEO ये है, क्या इनसे तेरे रिलेशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मेरे से कम्युनिकेट होनी चाहिए। कौन करना चाहिए, एंगेजमेंट पार्टनर करना चाहिए। देन फर्म के जो लोग हैं, फर्म के जो पर्सनल है वो नोटिफाई करने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मेरे को रिलेशनशिप को हाइड नहीं करना है, मेरे को बताना है कि उस रिलायंस के कंपनी की CEO जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या कोई भी है, मेरे ख़ानदान वाले हैं, मेरी जीजू है, ये है, वो चीज़ें मैं भी नोटिफाई कर देना चाहिए जो सर्कमस्टेंशियल रिलेशनशिप है, जो भी थ्रेट क्रिएट करते हैं। देन अगर ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस होता है किसी के भी द्वारा तो प्रॉम्प्टली नोटिफाई कर देना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई CA है, चाहे पार्टनर है, उसको नोटिफाई करना है कि मेरी वजह से यहाँ पर इंडिपेंडेंस ब्रेक हो रही है। देन रिटर्न कन्फर्मेशन ऑफ कंप्लायंस, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कागज़ में लिखे गए हैं उनका यूज़ भी होना चाहिए, उनका कंप्लायंस भी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कम से कम साल में एक बार उसको देखना चाहिए कि हाँ ये बरोबर है या नहीं, या इसमें कोई अपडेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। तो फर्म को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, एथिकल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब तीसरा आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट। कोई भी फर्म को बिफोर एक्सेप्टिंग न्यू क्लाइंट या कंटिन्यू करने वक्त ऑन एग्जिस्टिंग इंगेजमेंट एक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन, क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालेंगे किसके बारे में, क्लाइंट की इंटेग्रिटी के बारे में, कि क्लाइंट सही तो है, पहले उसका जो ऑडिटर था उसने उसको क्यों छोड़ा, या क्लाइंट ने छोड़ा, या ऑडिटर खुद निकल गया तो क्यों निकल गया। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान लगानी है। क्या पता चलेगा इससे कि आगे हमको इसमें ऑडिट लेना भी है या नहीं लेना है, या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और जो हमारे ऊपर तो थ्रेट क्रिएट नहीं होगा, मेरी तो डिग्री नहीं जा सकती है इस क्लाइंट की वजह से। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। देन क्या उस क्लाइंट के लिए, अब फॉर एग्जांपल मेरी मिड साइज़ फर्म है तो हमारी कैपेबिलिटीज़ है, अच्छी है, नो डाउट, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छी है, बट रिलायंस के लिए अभी हम कैपेबल नहीं होंगे क्योंकि रिलायंस बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उसके जितने हमारे पास लोग नहीं है। तो हमको एक्सेप्ट करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले हमारी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्स देखना है कि हम उस
इंगेजमेंट को परफॉर्म कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ही हमको एक्सेप्ट या कंटिन्यू करना है। और तीसरा क्या बोला है, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। ये तो हर चीज़ आ ही जाती है, एथिकल रिक्वायरमेंट तो हर जगह आ ही जाता है कि उसका कंप्लायंस पहले चेक करना है, बाद में एक्सेप्ट या कंटिन्यू करना है। वेयर इश्यूज आइडेंटिफाइड, या कोई भी गलती या इशू पता चलता है, प्रॉब्लम पता चलती है और फर्म डिसाइड करती है एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने का क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट को, तो इस जो भी इशू आए उसका जो हमने देखो प्लेन को जाने दो, हमको इशू मिला, हमको प्रॉब्लम मिली और हमने क्लाइंट छोड़ दिया, नहीं एक्सेप्ट किया तो कोई टेंशन नहीं। पर अगर हमको इशू मिला और हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहा, हमने क्लाइंट को कंटिन्यू करना चाहा क्लाइंट रिलेशनशिप को, तो हमको जो इशू हुआ उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, जो हमने चैप्टर 6 पढ़ा हुआ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और जो इस इशू का रिजोल्यूशन हमने कैसे लाया उसका, समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिलायंस के शेयर थे तो उसको मैंने बेच दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब एथिकल रिक्वायरमेंट का इशू नहीं आया जिससे हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं रिलायंस को, राइट। तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया गया वो भी हमको डॉक्यूमेंट करके रखना है। ये क्या बोलता है यहाँ पर, ये पॉइंट बोल रहा है SQC1 वाला। फिर मैटर रिगार्डिंग इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट, इंटेग्रिटी कैसे पता चलेगी वो चीज़ बोल रहा है क्लाइंट की। तो आइडेंटिफाई एंड यहाँ पर तो सब याद करने वाली चीज़ें हैं। मेन जो है प्रिंसिपल ओनर्स है, KMP है, रिलेटेड पार्टीज है, NTCWG है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उन सब की क्लाइंट के उन सब की रेपुटेशन इज्जत कैसी है मार्केट में। नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, कौन सा काम करता है क्लाइंट, पता चले हमने डिटेल में तो देखा नहीं पर क्लाइंट क्या करता था कि क्या बोलते हैं ड्रग्स सप्लाई करता था। बोलो अभी ड्रग सप्लाई करने वाले काम ने ऑडिट कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए एक्सेप्ट करने से पहले हमको क्लाइंट की इंटेग्रिटी देखनी है। और वो कैसे पता चलेगी, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि KMP बिजनेस के जो ओनर्स है, रिलेटेड पार्टीज है, TCWG है, उन सब की रेपुटेशन देखनी है। दूसरा हमने देखा कि क्लाइंट कौन सा धंधा करता है, कौन से ऑपरेशन में, कौन सी बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहा है, उसका नेचर देखेंगे। तीसरा हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन एंड एटीट्यूड, क्लाइंट के बिजनेस प्रिंसिपल ओनर्स KMP एंड TCWG का क्या देखना है कि उनका एटीट्यूड कैसा है बात करने में। फॉर एग्जांपल वो हमसे रोते रोते आ रहे हैं कि सर एक्सेप्ट कर लो, कोई ऑडिटर हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सब मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, सारे ऑडिटर हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई ऐसा तुम्हारे में क्या है कि सारे ऑडिटर तुमको छोड़ के चले जाते हैं भाई, तो तुम्हारे में कुछ फ्रॉड चल रहा होगा तभी ना। तो उनका एटीट्यूड हमको देखना है, राइट। एटीट्यूड मतलब सिर्फ ईगो नहीं होता, एटीट्यूड मतलब कि उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर एग्रेसिव, और क्या वो एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं या नहीं, क्या वो समझते भी हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, पता चले उनको नॉलेज ही नहीं है, हमने पहले ही बात की हुई है इस बारे में। और इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट हमको देखना है कि उनके कंट्रोल्स कैसे हैं। क्या करने से पहले, अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, हम क्या देख रहे हैं, इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्लाइंट की इंटेग्रिटी कैसी है, उसके पॉइंट्स अपन पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा रेपुटेशन देखनी है किसकी, क्लाइंट के, बिजनेस ओनर्स की, प्रिंसिपल ओनर्स की, फिर KMP की, फिर रिलेटेड पार्टीज़ की एंड TCWG की। फिर उनका ही एटीट्यूड देखना है टुवार्ड्स एग्रेसिव, यार प्लेन भाई कितनी बार आएगा, टुवार्ड्स एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ AS एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, उनके बारे में उनका एटीट्यूड कैसा है। और फिर देखेंगे नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, कौन सा बिजनेस करते हैं। फिर चौथा देखेंगे क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न्ड है या नहीं, कि वो ये तो नहीं चाहते, क्लाइंट ये तो नहीं चाहता कि कम से कम ऑडिट की फ़ीस में हमारा काम चले, राइट। ये हमको चीज़ देखनी है जिससे हमको क्लाइंट की इंटेग्रिटी पता चलेगी। पता चले क्लाइंट तो फुल ज़्यादा फीस देने के लिए तैयार है, बस ऑडिट एक्सेप्ट होना चाहिए, तो भाई इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी वो ज़्यादा फीस देकर भी ऑडिट करवाना चाह रहा है, बस खरीदना चाह रहा है ऑडिटर को, ऐसा समझो, राइट। तो ये सारी चीज़ें से हमको क्लाइंट की इंटेग्रिटी पता चलती है, जिससे हमको एक्सेप्ट करना है या नहीं ऑडिट को वो पता चलेगा। फिर इंडिकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन स्कोप ऑफ वर्क, क्या हमको ऐसी तो इंडिकेशन नहीं मिल रही कि लिमिटेशन, इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन मिल रही हो, स्कोप में लिमिट करवाना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने GST वाला देखा था कि आप GST नहीं करोगे, उसका रीजनेबल रीज़न भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन है, मतलब फालतू में हमारे ऊपर लिमिट लगाई जा रही है, आप हमारे काम के ऊपर, हमारे स्कोप के ऊपर, तो हमको उसकी इंटेग्रिटी ख़राब ऐसा पता चल रहा है और हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो पता चलेगा। देन छठा पॉइंट है इंडिकेशन
ऐसी तो नहीं बोल रहे कि क्लाइंट इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, ये इस चीज़ में भी से भी हमको क्लाइंट की इंटेग्रिटी पता चलेगी और एक्सेप्ट करना है कि नहीं वो पता चलेगा। फिर रीज़न ऑफ प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म, और क्या बोल रहा है कि हमारी अपॉइंटमेंट क्यों की जा रही है और जो प्रीवियस फर्म थी उसका अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, इसका रीज़न जब हमको पता चलेगा तो हमको क्लाइंट की इंटेग्रिटी पता चलेगी, जिससे हमको एक्सेप्ट करना है या नहीं, कंटिन्यू करना है या नहीं, वो पता चलेगा। ये 7 पॉइंट्स है, 7 में से 5 कर लोगे बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, बराबर, ये कर लेना, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है बन सकता है। फिर एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रीज़न ऑफ फर्म या क्लाइंट प्रॉपर्ली रिजॉल्व बिफोर एक्सेप्टिंग, जब भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑडिट को, तो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको सॉल्व कर देना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, मतलब वही हो गया कि मेरा इंटरेस्ट है कंपनी में, मेरे शेयर्स हैं रिलायंस की कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। देन यहाँ कोई झगड़ा भी होता है उसको भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको भी सॉल्व कर देना है। कोई अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर दो। फर्म ऑब्टेन्स इन्फॉर्मेशन वुड हैव कॉज्ड टू डिक्लाइन इफ इन्फॉर्मेशन हैड बीन ऑब्टेन्ड अर्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर एक्सेप्ट करने के बाद फर्म को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले पता चलती तो मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए जो फर्म को पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए वो बोल रहा है। तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर देन रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म टू रिपोर्ट पर्सन्स हु मेड अपॉइंटमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जिन्होंने अपॉइंट किया उसको बताना पड़ेगा कि हम आपकी ऑडिट को क्यों छोड़ रहे हैं या किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, NFRA को रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। देन ये सारी चीज़ों, और तीसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग, क्या हमको इस इंगेजमेंट को छोड़ना पड़ेगा और क्या पूरे क्लाइंट रिलेशनशिप को ही छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ इंगेजमेंट को छोड़ना पड़ेगा या क्लाइंट रिलेशनशिप को भी छोड़ना पड़ेगा। ये क्लाइंट रिलेशनशिप और इंगेजमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये दोनों क्यों अलग अलग यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग असाइनमेंट्स है, ऑडिट है, रिव्यू है या अदर असाइनमेंट है, तो सबके लिए रिलेटेड असाइनमेंट्स है तो उसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं और कुछ नहीं है। देन तो हमको इसमें विड्रॉ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, कौन से केस में विड्रॉ करना पड़ेगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसके लिए जो है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं फर्म को, राइट। देन आता है हमारा चौथा, ह्यूमन रिसोर्सेज। फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट हैज सफिशिएंट पर्सनल with capabilities, competence and commitment to ethical principles to perform in accordance with and issue appropriate report। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब इंसान कैसे होने चाहिए, प्रॉपर कैपेबिलिटीज़ के साथ, प्रॉपर कॉम्पिटेंस के साथ एंड कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल, मतलब अगर वो कहीं पर भी उनकी इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है तो वो बता दे वे, कहीं पर भी अगर उनका रिलेशन निकल रहा है, कहीं पर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है, कोई भी थ्रेट आ रहा है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, तो वो सारी चीज़ों को कम्युनिकेट कर देवे फर्म के साथ। ऐसे लोग होने चाहिए, बस ऐसी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर बनाओ जिससे इतना रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके कि आपके पास जो सफिशिएंट पर्सनल है वो सफिशिएंट कैपेबिलिटीज़ के साथ है, सफिशिएंट कॉम्पिटेंस के साथ है एंड सफिशिएंट कमिटमेंट के साथ है टू एथिकल प्रिंसिपल्स, कि कैसे काम कर पाए, वो परफॉर्म कर पाए अपना काम एज़ पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इशू करे अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। मतलब जो लोग हैं उसमें क्या आ गए, आर्टिकल्स भी आ गए, सीएस भी आ गए, तो सीएस जो रिपोर्ट इशू करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स इशू करेंगे, वो अप्रोप्रिएट इशू करें, उस ऐसा कमिटमेंट उनका होना चाहिए, ऐसे लोग हमारे पास होने चाहिए। यही है था ह्यूमन रिसोर्सेज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी थ्रू ब्रीफिंग ऑफ टीम। यहाँ पर जो इंगेजमेंट वाला हमारा जो काम है, जो क्लाइंट है, बराबर, उसमें हमारा कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी होना चाहिए। सिर्फ एक बार क्वालिटी एस्टैब्लिश कर दी ऐसा नहीं है, पूरा जो इंगेजमेंट हम कर रहे हैं, जितने भी टाइम के लिए 2 महीने समझ जो हमको लग रहे हैं, तो 2 महीने हमारी कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी रहना चाहिए, रोज़ क्वालिटी होनी चाहिए। पता चले आज तो हमने अच्छे से चेक किया, कल हमारा मूड नहीं हुआ तो हमने अच्छे से चेक नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थ्रू ब्रीफिंग ऑफ टीम, हमको टीम को क्या करना है, ब्रीफ करना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इस क्लाइंट में कितना स्कोप है, प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग
कैसे काम करना है, एंगेजमेंट का हमको सुपरविज़न करते रहना है, ट्रेनिंग देते रहना है, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस जो हमारे आर्टिकल्स या जो भी नीचे है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सीएस को देखते रहना है। एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही है हर चीज़ का। देन कंसल्टेशन ऑफ डिफ़िकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स, अगर ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पर तो गड़बड़ हो सकती है या यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, तो इसके लिए हमको एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, तो बुलाओ, डिस्कस करो इंडिविजुअल्स के साथ, चाहे वो विद इन द फर्म हो चाहे वो आउटसाइड द फर्म हो, उनके साथ डिस्कस करके इस मैटर्स को रिजॉल्व करो। देन सिग्निफिकेंट जजमेंट रिव्यूड बाय क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जब आपका ऑडिट ख़त्म हो जाए तो उसको रिव्यू कराने के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पास रिव्यू भी कराओ कि आपकी क्वालिटी सही थी कि नहीं, आपके जजमेंट सही थे कि नहीं, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को। देन फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू कंप्लीट द असेंबली ऑन फाइनल इंगेजमेंट फाइल। अब यहाँ पर कौन सी फाइनल इंगेजमेंट फाइल बनती है, फर्म को क्या करना है, ऐसे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं कि जिससे टाइमली बेसिस पर जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट देते हो उसके 2 महीने मतलब 60 दिन के अंदर, जनरली विद इन लेस देन और इक्वल टू 60 दिन के अंदर टाइमली बेसिस पर फाइनल इंगेजमेंट फाइल बन पाए, जिसमें सारे इंगेजमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे सफिशिएंट टाइम पीरियड के। और उसको हम कितने सालों तक रखेंगे, कम से कम 7 सालों तक रखेंगे। इतना इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगता, बस ये 60 दिन याद कर लेना। ओके, एंड 7 साल। ओके, 6 आता है मॉनिटरिंग, बस ध्यान देते रहना है ऊपर। फर्म शुड इंश्योर दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रेलेवेंट होने चाहिए। जो भी हमने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं वो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली होना चाहिए एंड कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस बना के रखे ऐसा नहीं, हमको उसको यूज़ भी करते रहना है, कंप्लाई करना है विद इन प्रैक्टिस। देन मॉनिटरिंग में ही फर्म शुड इंश्योर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सिस्टम का, बस वही चीज़ लिखी हुई है, सेम रिपीट। देन एसेट 220 है, वो भी सारी सेम चीज़ें बोलता है, बट फिर भी अगर उसमें आपको कुछ ना समझ आए तो मेरे को बता देना। ओके, चलो बाय बाय।